Hello students, I hope you are fine and your exam preps are just going well. आज हम एक और पेपर सॉल्व करेंगे, that is May June 2021 paper 1-2. I have received certain queries of this paper. Let's find out कि वो क्या है. सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 I guess. Oh no, it's not 5. Question number 7. हारिस ने मुझे एक क्वेरीज भेजी हैं तो मैं पर्टिकुलरली उसको एड्रेस करूंगा बेटा. देखते हैं जी. द करेक्शन ऑफ विच एरर रिक्वायर्स एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट. देखो ये बात हमें मालूम है ऑलरेडी कि सस्पेंस अकाउंट वहां आएगा जहां पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे. यूं समझ लो कि जहां पे जब हम करेक्शन अप्लाई करेंगे तो करेक्शन जो है वो एक ही साइड पे जाएगी, या सिर्फ डेबिट साइड पे जाएगी या सिर्फ क्रेडिट साइड पे जाएगी. तो जरा देखो इसके अंदर अगर मैं सी पार्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट आप देखें तो वो कहता है कमीशन इनकम है 170 की. अब आपको पता है कमीशन इनकम क्रेडिट होती है, तो अगर हम इसका राइट एस्पेक्ट देखें तो कमीशन इनकम को क्रेडिट होना चाहिए. कमीशन को क्या होना चाहिए? क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? 170. लेकिन हुआ क्या? डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, यानी लोन इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट हो गया. दिस इज द रॉन्ग एस्पेक्ट. रॉन्ग एस्पेक्ट बता देता हूं. लोन इंटरेस्ट डेबिट हो गया. हेलो, लोन इंटरेस्ट डेबिट हो गया 170. अब जरा गौर करें, राइट एंट्री में ये होना चाहिए था कमीशन इनकम क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? लोन इंटरेस्ट डेबिट हो गया. अब इन दोनों को ठीक कैसे करेंगे? तो मैंने अपनी क्लासेस में ये मेथड आपको पढ़ाया हुआ है. डबल देखें, जो राइट एस्पेक्ट होता है ये एज इट इज कॉपी हो जाता है करेक्टेड एंट्री के अंदर. तो आप कमीशन इनकम को क्रेडिट करोगे, कमीशन इनकम क्रेडिट होगी 170 से. अच्छा, जो राइट एस्पेक्ट है वो हमेशा क्या होगा? जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, राइट एस्पेक्ट विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड एज दे शुड बी. ठीक हो गया. और जो रॉन्ग एस्पेक्ट है, जैसे ये वाला रॉन्ग एस्पेक्ट है, इसको हमने रिवर्स करना है, क्योंकि ये गलती से डेबिट हुआ हुआ है. तो इसको करेक्ट करने के लिए इसको रिवर्स करेंगे. तो गलती से डेबिट हुआ हुआ है, जब रिवर्स होगा तो क्रेडिट हो जाएगा. तो अब जरा देखें, लोन इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, लोन इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो जाएगा सेम 170 से. अब देखो आपकी करेक्शन जो है वो एक ही साइड पे जा रही है. तो जब भी करेक्शन एक ही साइड को फॉलो करेगी तो जो सस्पेंस अकाउंट है वो दूसरी ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा एज अ फिलअप. यहां पे ले जाएंगे सस्पेंस. $170 प्लस 170, 340 से एंट्री आप कर दें. C is going to be the right answer. मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों. क्या? 10th, a sole trader provided the following information. आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो कहता है परचेजेस फाइंड करो. बहुत इजी क्वेश्चन है. मैं अगर ये कहूं कि ये ओ लेवल का क्वेश्चन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ओ लेवल में इसी तरह के क्वेश्चन. अब क्या करना है जी? देखें, आपको मालूम होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो कैलकुलेशन है उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है. आंसर सीजीएस आ जाता है. हो गया. अगर हमें परचेजेस ना दी हो और ओपनिंग भी दिया हो, क्लोजिंग भी दिया हो और सीजीएस भी दिया हो, तो हम रिवर्स मेथड से परचेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे? सीजीएस में क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ओपनिंग को माइनस कर देंगे, रिजल्ट निकलेगा परचेजेस. ठीक है, दिस इज द रिवर्स मेथड. अब रिवर्स मेथड सॉल्व करने के लिए हमें सीजीएस का दिया होना जरूरी है. इस क्वेश्चन में सीजीएस डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, लेकिन जरा गौर करें, आपको सेल्स भी गिवन है. सेल्स की वैल्यू $2 लाख आपके सामने है, और आपको ग्रॉस मार्जिन भी गिवन है विच इज 25% ऑफ सेल्स. ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो मार्जिन है दिस इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स.
तो ग्रॉस मार्जिन मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, दैट इज 25% इन दिस इंस्टेंस। तो क्या करेंगे आप, सेल्स 2 लाख का 25% ले लेंगे डायरेक्टली, दिस इज 50,000। अच्छा अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 50,000। अगर मैं कह दूं इधर ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 50,000 एंड सेल्स आर गोइंग टू बी 2 लाख एज गिवन हियर, तो सीजीएस इन दोनों का डिफरेंस होगा, इट वुड बी 1,50,000। सीजीएस विल बी 1,50,000। चलो अब इसको रिवर्स कर लो, ओपनिंग आपको गिवन है 50,000 से और क्लोजिंग आपको गिवन है 75,000 से। रिवर्स ऑपरेशन करें, 150,000 में 75,000 ऐड कर दें और 50,000 माइनस कर दें, यू विल गेट योर आंसर। योर परचेजेस आर गोइंग टू बी 175,000। ये है जी आपका आंसर, 175,000 मुझे सी में नजर आ रहा, तो सी आपका आंसर है। The next question is question number 21. An employee is paid $20 an hour basic pay for working 7 hours a day. Overtime is paid at the rate of time and a quarter. Time and a quarter का मतलब 100 plus 25%, which is 1.25 times. तो वो उसने यहाँ पे 25% इजाफी लिखा हुआ। अब बोनस इज ऑल्सो पेड एट द रेट ऑफ टाइम एंड हाफ। अब टाइम एंड हाफ का मतलब 1 टाइम प्लस हाफ अ टाइम, so it is 1.5 times for each unit produced in excess of 8 units per day. On Monday the employee worked 10 hours and produced 10 units. अच्छा बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है, ये भी मेंटल मैथ्स ही है। देखो एम्प्लॉई पे निकालने के लिए सबसे पहले चीज होती है बेसिक पे। इसकी बेसिक पे कितनी है, यहां बता रहा है कि $20 पे करते हैं हम एक दिन का, जो कि 7 आवर्स का होता है। तो हम करेंगे $20 इंटू 7 आवर्स, ये है बेसिक पे। बेसिक पे में ऐड होता है ओवर टाइम। अच्छा अब जो ओवर टाइम पे है वो बता रहा है कि उसको पे किया जाता है, जो ओरिजिनल रेट है ना $20 का 1.25 टाइम्स। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे 20 इंटू 1.25 टाइम्स। अच्छा आप जरा देखो कि नॉर्मली वो 7 आवर्स अ डे काम करता है, जबकि उस दिन मंडे को ही वर्कड 10 आवर्स। तो 7 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज गोइंग टू बी द ओवर टाइम विच इज 7 विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स। तो इससे आपके पास आ जाएगा ओवर टाइम। और तीसरी चीज जो इसमें एड अप होनी है, दैट इज गोइंग टू बी योर बोनस, प्रोडक्शन बोनस। प्रोडक्शन बोनस अब वो कितना है, वो भी बता रहा है कि वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखें, यहां देखें 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यूजुअली वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है वो बता रहा है यहाँ पे लास्ट लाइन में देखो। तो वो बताता है कि इन एक्सेस ऑफ 8 यूनिट्स पर डे, विच मीन्स के वो जो 7 आवर्स हैं वो 8 यूनिट्स पर डे के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो अगर ये 8 यूनिट्स पर डे से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इसको प्रोडक्शन बोनस भी मिलेगा। तो इस इंस्टेंस में प्रोडक्शन बोनस इज गोइंग टू बी फॉर 2 यूनिट्स जो इजाफी हैं, मल्टीप्लाई 2 यूनिट्स। ठीक हो गया, और कितने पे करने हैं ये भी देख लो, वो है जी 1.5 टाइम्स। ये देखो यहां पे आ रहा। अब बोनस इज ऑल्सो पेड एट द रेट ऑफ टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब $20 तो नॉर्मल है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स। टाइम एंड हाफ का मतलब यही है 1.5 टाइम्स। अब इन तीनों वैल्यूज को एड अप कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 140 प्लस 75 प्लस 60 इक्वल्स 275। देखें जी 275 आंसर कहां दिया हुआ, ये है जी, D is going to be your right answer. After 21 it is 24. देखें जी, तो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, डेटा आपके पास है और उसमें वो आपसे कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का डिफरेंस निकालो, यानी
मालूम करो कि जब डेटा चेंज होगा तो सी एस रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन डेटा है हम इसके ऊपर सी एस कैलकुलेट करेंगे। सी एस रेशो ओरिजिनल सी एस रेशो क्या है बेटे? कंट्रीब्यूशन 40 डिवाइड बाय सेल्स 100 इक्वल्स 40%, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लें 40%। ये ओरिजिनल सी एस रेशो। अब फिर क्या हुआ? फिर वो कहता है सेल्स इंक्रीज हो गई, सेल्स प्राइस इंक्रीज हो गई $10 से, यानी अभी 100 है तो जो न्यू प्राइस होगी वो 110 होगी। यहां पे क्या करेंगे? ओरिजिनल के बाद न्यू निकाल लेंगे। न्यू में देखो, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर पहले 100 था सेल्स का, अब हम डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे 110। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आ जाए तो वो कहता है कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब है जो कॉस्ट है यानी वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज नहीं होंगी। अब जरा गौर करें, आपको जो डेटा गिवन है इसके अंदर सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो इस इंस्टेंस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट 100 और 40 के दरमियान है $60। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट चेंज नहीं होगी, विच मीन्स कि $60 विल रिमेन $60, वो चेंज नहीं होगा। विच सिंपली मीन्स कि जो 10 रुपए या $10 ऐड हो रहे हैं प्राइस में, वो डायरेक्टली ऐड होंगे कंट्रीब्यूशन में भी। तो आपको जो कंट्रीब्यूशन पहले वाले इंस्टेंस में 40 था, अब इस इंस्टेंस में हो जाएगा 50। आई होप यू आर गेटिंग इट। इंक्रीज 5.45 से इट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें 25 देखें। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की 3 वेरिएशन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शंस देखो ना ABCD, आपको ABCD के अंदर परसेंटेजेस नजर आ रही हैं, तो यहीं से आप अंदाजा कर लो कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कौन सी वेरिएशन यहां अप्लाई करनी है। सो इट इज गोइंग टू बी द थर्ड वेरिएशन विच इज परसेंटेज। तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इट इज सेल्स, या एक्चुअल सेल्स कर लो या टोटल सेल्स, जो भी समझ लो इसको। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एमओएस का एज अ परसेंटेज फॉर्मूला ये है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जी, इसी फॉर्मूला को सामने रखते हुए। इसमें देखो टोटल सेल्स क्या है, फिर आप इधर आ जाएं तो आपकी टोटल सेल्स है 18,000। तो मैं यहां पे 2 में 18,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेंगे, जल्दी से वो निकाल लेते हैं। देखो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट विच इज 1,80,000 हियर इन दिस इंस्टेंस, 1,80,000, और इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? डायरेक्ट कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट 18, और उसके बाद सेलिंग कमीशन पर यूनिट इज 2, 18 प्लस 2 बिकम्स 20। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20, जबकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 36। 36 माइनस 20 इक्वल 16। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज गोइंग टू बी 16। तो क्या करेंगे, यहां पे ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16 है, जबकि फिक्स कॉस्ट हमारी 180,000 है। डिवाइड कर दें 180,000 divided by 16 equals 11,250. तो ब्रेक इवन क्वांटिटी 11,250 और टोटल सेल्स अगेन 18,000। चलो सॉल्व कर लो। 18,000 minus 11,250 divided by 18,000 multiply by 100, 37.5. 37.5 is your margin of safety as a percentage. This is going to be A. ठीक है बेटा, आगे चलें। Okay, I have answered all of your queries. तो
इस वीडियो को देखें, इसमें कोई भी और चीज़ पूछना चाहें तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के ऊपर ही कमेंट कर दीजिएगा, आई विल आंसर दिस। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।